के मुदस्सिर है। मैंने BDS किया था 97 में डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर से। उसके बाद मैंने हाउस जॉब वहाँ किया पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से। थोड़ी देर के लिए मैंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, फिर मैं कैलिफोर्निया चला गया। वहाँ मैंने अपना DDS का एग्ज़ाम क्लियर किया 2003 में। तो उसके बाद मैं वहाँ प्रैक्टिस करता रहा हूँ 15 साल। मैं स्टेट था अमेरिका में, 12 साल मैंने वहाँ प्रैक्टिस किए, 2 क्लिनिक्स थे। 2015 में मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान में, लाहौर में। यहाँ मैंने अपना सेटअप लगाया और आने की रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है कि मुंह का जो इन्फेक्शन है ना वो खाली दांत को नहीं ख़राब कर रहा, वो आपके ओवरऑल बॉडी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, पैंक्रियाटिक कैंसर, किडनी इश्यूज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे हो सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बड़ा इजी, मतलब ये आप अपनी हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं बाय हैविंग प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया है और ये अपना कीमती वक्त आप दे रहे हैं मुझे। FSC एक बच्चा करता है और जब वो कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है तो वो ये समझता है कि सिर्फ उसको MBBS करेगा तो वो डॉक्टर बनेगा। MBBS ही सिर्फ डॉक्टर है या कोई इसके अलावा भी कोई और भी फील्ड है जो कि वो FSC के बाद वहाँ जाके ये जो तिब का शोबा है इसमें वो खिदमत कर सकता है? सर ये एक तो MBBS है, उसके बाद आपका जो मेनली उसमें डेंटल का आ जाता है, BDS प्रोग्राम है, वेटनरी का प्रोग्राम है। उसकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। ये तो 3 मेजर है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसमें विद इन मेडिकल फील्ड आप बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हमें दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है, दुनिया बहुत ओपन हो गई है। हमारे 15-20 साल वाले हालात नहीं है जब बिल्कुल क्लोज कल्चर है, जहाँ पाकिस्तान में जो कुछ है। देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। इनफैक्ट के जो है ना जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो आपकी कह लें ट्रेंड हेल्थ अवेलेबल नहीं है। उनको डिफरेंट आपके जो ट्रेंड लोग हैं डिफरेंट फील्ड्स के वो मिलना मुश्किल हो गया। उनकी अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रुकी हुई है। सो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि आपके वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ आपका जो है ना टीनेजर या यंग पीपल की है। तो हमें अगर थोड़ा सा सोच के बाहर अपनी प्लानिंग करके बेहतर तरीके से चीज़ों को करें, देयर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विद इन मेडिकल फील्ड कि आप यू कैन गेट मतलब अ गुड लाइफस्टाइल, जो आपको बेसिकली लाइफस्टाइल ही हम अपने कर रहे होते हैं, पैसा तो बात की बात है, उसको मेंटेन कर सकते हैं अदर देन जस्ट सिंपल MBBS एज वेल। डॉक्टर साहब आपने BDS किया और आप माशाल्लाह एक कामयाब डेंटल सर्जन जो है वो आप लाहौर के भी हैं और बाहर भी गए। कहिएगा कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो दांतों की जो बीमारियां हैं वो किस किस्म की हैं, किस नौयत की हैं? सर दांतों में जो 2 मसले होते हैं, मतलब एक तो आपका जॉ साइज अगर छोटा है जेनेटिकली उसकी वजह से बाइट के इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा आपकी अपनी नेग्लिजेंस है। अगर हम सही तरह साफ नहीं करेंगे अपने दांतों को, ब्रश हर कोई करता है, सही तरह करना और वो करने में फ़र्क आ जाता है, तो उससे हमारी कैविटीज़ बनती है, उसी से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हमारे प्लैक ना जमा हो, अगर हमारी मैल ना जमी हो हमारे दांतों पे और हमारी बाइट सही है, लाइफ लॉन्ग आपका दांत ख़राब नहीं हो सकता। ना आपको फिलिंग की ज़रूरत हो सकती है, ना आपको दांत निकालने की ज़रूरत है। और इसकी वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट के मसले हैं, शुगर के मसले हैं, उनसे हम बच सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये ख़वातीन में ये अमराज ज़्यादा होते हैं कि मर्दों में? ये नेग्लिजेंस है, जिसको प्रॉपर हाइजीन प्रोटोकॉल्स जिसने नहीं फॉलो किए उसके मसले हैं। ये दोनों में ही सेम है। फीमेल्स में थोड़ा सा ये है कि जब प्रेगनेंसी के दिनों में अगर आपके मुंह में मैल जमी हुई है तो उसकी ब्लीडिंग और वो मसले थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स अबाउट द सेम। खाने के जो औकात हैं, जो इसकी टाइमिंग होती है फिक्स होनी चाहिए, क्या ये इसका असर पड़ता है आपके मतलब दांतों पे? सर खाना इज़ नॉट एन इशू, क्या खा रहे हैं वो इशू हो सकता है। अगर आपका शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है तो शुगर तो वैसे ही आपके ओवरऑल हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन एनीथिंग विच स्टिक्स टू टीथ, वो आपका 15-20 मिनट के लिए कोई चीज़ आपके चिपक गई है, मुंह में रही है, जैसे वो ब्रेड है, कुकीज़ है, वो एकदम वो साफ़ नहीं होती। ऐसे खाने जो सॉलो कर लें और मुंह में ना उसके ज़रात रहें तो उसमें मसला नहीं होता।
लेकिन है कि प्रॉपर ब्रशिंग अगर होती रहे दिन में 2 दफ़ा और एक फ्लॉस करना होता है दिन में 1 दफ़ा मिनिमम, वो अगर हम करें, आपके 6 मंथ्स चेकअप बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें। मेरी बेटी है अभी 4 साल की हुई है, तो उसकी 4थी स्केलिंग हुई है। स्केलिंग जो ऑफिस में होती है, मेरी बड़ी बेटी 21 साल की है, उसकी 28 से 29वीं स्केलिंग हो चुकी हुई है। अमेरिका में 3 साल के बच्चों को मैंडेटरी आपकी स्केलिंग शुरू हो जाती है हर 6 मंथ्स के बाद। अगर ये चीज़ हम करते रहें तो आपके दांतों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो मैं ये बताते हैं कि जी 2 टाइम, एक रात को सोने से पहले ब्रश करें, एक सुबह नाश्ते के बाद करें। आप क्या एडवाइस करते हैं? सर ये 2 दफ़ा ये होता है, लेकिन वो अगर एक आपने टेक्निक सही नहीं है, अगर ब्रश को आपने सही तरह होल्ड नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा दांत के ऊपर महल जम गई है, तो फिर आप 10 दफ़ा भी दिन में ब्रश करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक वो प्रोफेशनली एक डेंटिस्ट उसको साफ करके आपको क्लीन सरफेस ना दे दे। इस लाइक के लोहे पे जंग लगा हुआ है, उसके ऊपर पेंट आप करते रहेंगे तो वो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होना। सो क्लीन सरफेस एक दफ़ा जब आपके पास है, उसके बाद 2 दफ़ा ब्रश करें, उसके बावजूद आपको एवरी 6 मंथ्स सफाई करानी होती है। ये हो नहीं सकता कि मुंह में आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लाक ना रह जाए। प्लाक है तो मसला होगा, प्लाक नहीं है तो मसला नहीं होगा। तो मेरे अमेरिका में 12,000 पेशेंट्स थे, उनमें से साल में 3 या 4 पेशेंट ऐसे लगते थे कि अगर 6 महीने और ना स्केलिंग की तो दे विल बी ओके। वो ब्रशिंग भी शुरू से कर रहे हैं, उनकी फ्लॉसिंग भी है, उसके बावजूद जो है ना ये इतना पर्टिकुलर है। अब दिन में हम 5 दफ़ा अगर वज़ू करते हैं, मुंह धोते हैं, वैसे धोते हैं, उसके बावजूद हमें स्किन की केयर के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ओरल हेल्थ ऐसी है जिसमें आप अपनी ब्रशिंग टेक्निक से करें और आपको एवरी 6 मंथ्स एक चेकअप और स्केलिंग करानी। अगर वो होता रहे तो आपके दांतों में कभी मसला नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक जो बात है कि ये जो पेरेंट्स है, बच्चे का, किसी भी बच्चे के जो कैरियर का जो सवाल है, उसकी जो सिलेक्शन होती है, आपके ख्याल में माँ बाप का क्या इसमें किरदार होना चाहिए? सर हालात बहुत चेंज हो गए, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने इसमें कुछ लिखा भी है कि अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है ना और पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं उस चीज़ में, वो बच्चा कभी भी उसमें दिल लगा के मेहनत नहीं करेगा। दिल लगा के मेहनत नहीं करेगा तो वो एवरेज रह जाएगा। अगर उस चीज़ में वो चला भी गया, मोस्टली वो यही होता है कि दिल नहीं होता, बच्चे फोर्स फील करते हैं तो वो एफर्ट भी नहीं लगाते, वो एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते, उनके एडमिशन ही नहीं होते। तो इस तरह तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जिस चीज़ में दिल लग रहा है, अगर उनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसी में उनकी बेहतरी है, तो वो उसको लेके जो चले तो वो मेहनत भी करेंगे, वो दिल भी लगाएंगे, वो कल को एक्सेल भी करेंगे। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप कराएंगे, वो कर तो लेंगे, किसी वजह से अगर हो भी गया तो वो रिजेंटमेंट रहेगी, कल को आपको ही प्रॉब्लम आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे की जिसमें ख्वाहिश है, दिल लगता है, जिसमें उसकी खुशी है ना, उस कैरियर को लेके चलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? ये किस तरह, मतलब क्या क्राइटेरिया है या कौन सा स्केल है जिससे पता चलेगा कि ये बच्चे का किस तरफ रुझान है? सर आजकल बहुत ज़्यादा नेट का एक्सपोजर है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर है। मतलब अब बीइंग ए पेरेंट मैं भी गाइड कर रहा हूँ अपने बच्चों को कि भाई इस तरह चलना चाहिए। अब वो अगर उसको वो अगर वो उसके साथ सिंकिंग है, वो आपको लेके चल रहे हैं चीज़ों, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो अगर कहते नहीं 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 मैंने ये नहीं करना, मैंने इस फील्ड में जाना है, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप नौजवान जो हैं इस वक्त जो FSC का इम्तिहान देने वाले हैं, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने माइंड को सेट करें? ये ज़रा बताइए। सर मेरी तो यही है, अगर 2 महीने के बाद आपका इम्तिहान है तो आप इम्तिहान की जितनी ज़्यादा तैयारी कर लेंगे उतनी कम है। आप इम्तिहान में अच्छे रिजल्ट्स लें, उसके बाद जब आपको 3-4 महीने मिलेंगे ना, उसमें आप सोल सर्चिंग करेंगे भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अभी वो फोकस आपका तैयारी में होना चाहिए कि भाई मैंने जितने ज़्यादा मार्क ले लूँ उतने ही कम है, जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद आपके पास 3 से 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें नेट में इतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको लगे, आपको खुद ही रेजोनेट करे, दिल आपका बता देता है कि मेरा दिल इस चीज़ में लग सकता है। तो वो अभी इस चीज़ की फिक्र ना करें। कैरियर काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बड़ा अच्छी तरह प्लान करना होता है। आप हैज़र्डली कुछ भी करना शुरू कर दो और ये आपको विजन नहीं है कि उसका एंड रिज़ल्ट आपने क्या गेन करना है, तो बड़ी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। मैं इस पर एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर एक बंदा
ओलंपिक्स में आपके स्विमिंग को compete करना है ना, तो उसकी तैयारी और तरह होगी। एक बंदे ने सिर्फ स्विमिंग एंजॉय करने के लिए करना है ना, उसकी डाइट, उसकी टाइमिंग, उसकी एक्सरसाइज और तरह होगी। सो आपको पहले अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि मैंने आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद किस जगह पे खड़े होना है। एक दफ़ा वो हो जाएगा ना, तो उसको फिर वर्क बैकवर्ड्स करना बड़ा आसान है। आपको पता है कि इस जगह पे मैंने जाना है, तो उसके लिए ये काम करना है। वरना होता है कि 10 साल के बाद हम 50 ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसमें टाइम ज़ाया हो गया, तो वो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये तो हमने टाइम ज़ाया कर दिया। तो जितना भी हम टाइम ज़ाया कर रहे होंगे, उतना आप कह लें कि जो आपका डिज़र्विंग है, हर एक डिज़र्व लेवल होता है, उतना ही आप वो कंप्रोमाइज़ आप सिचुएशन में होंगे। तो बेहतर है कि आप बड़ा क्लियर माइंड से चीज़ों को लेके चलें, जिसमें बाद में रिग्रेट्स ना हो। हमें ब्रॉड माइंडेड होकर चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, बिल्कुल क्लोज माइंड उसमें नहीं। आप आगे की सोचें, बेहतरी की सोचें, बेहतरी क्रिएट करने की सोचें। बहुत कुछ पॉसिबल है। दुनिया इतनी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है कि आप सोच नहीं सकते। आप दुनिया में सोचें। लाजमी नहीं कि आपको करियर पाकिस्तान में ही अच्छा मिल जाएगा, बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप तैयारी करके अभी से चलेंगे तो आपके लिए वो अच्छी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू सर।